हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स में से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ एनवायरनमेंट। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द लास्ट वीक्स एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। तो ना केवल आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे बट आपके करंट अफेयर्स भी रिवाइज होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ पर अब EMIs भी अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप अभी पैसे की वजह से कोर्स नहीं इनरोल कर पा रहे थे तो दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज we have affordable courses, but the idea is to make even those courses more affordable. So just make the most of it. कोई भी क्वेरी है आप 1800890303 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। देखिए, अगर आप 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, देन यू मस्ट जॉइन सम टेस्ट सीरीज, और इफ नॉट देन सॉल्व सम पेपर्स। जो भी आपका सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट होता है, कोशिश करिए उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग कम करनी है, कैसे टाइम में पेपर कंप्लीट करना है। सो वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज बाय द नेम ऑफ परख, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, एंड रिविजन टेस्ट हैं, सप्लीमेंट्री टेस्ट हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ tests which are very comprehensively discussed in the form of model answers. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर द सेम। देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज रिगार्डिंग ग्लोबल स्टॉक टेक। नाउ आप सबको पता है G20 जस्ट अभी कंक्लूड किया है, तो उससे पहले जो एक चीज़ न्यूज़ में थी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट वॉज योर ग्लोबल स्टॉक टेक. So let's see two statements regarding global stock take and if they are correct or not. You can pause and you can mark your answers. So the first statement is, it is an iterative process under the G20 or group of 20 countries. It will be undertaken every 5 years beginning in 2023. तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको मार्क करना है कौन सी सही है और कौन सी नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। ग्लोबल स्टॉक टेक G20 से पहले न्यूज़ में था, G20 समिट से पहले, बिकॉज G20 समिट एक्चुअली टुक इनपुट्स फ्रॉम इट, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एन आइटरेटिव प्रोसेस अंडर द G20 बट अंडर द पेरिस अग्रीमेंट। और हमारा जो UNFCCC, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसके अंडर पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया है, उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ अभी दुबई में होगा। तो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट अभी आएगी जस्ट बिफोर द फाइनल समरी वुड कम जस्ट बिफोर दिस COP28, ताकि इसके इनपुट्स कैन बी यूज्ड इन दिस COP, ठीक है, बिकॉज पार्ट्स में आती है। जो फाइनल रिपोर्ट है वो जस्ट COP28 के पहले आएगी। अभी एक पार्ट आया है इसका, टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट आई है G20 से जस्ट पहले। तो आइटरेटिव क्यों है? क्योंकि हर 5 सालों में ये किया जाएगा बिगिनिंग इन 2023। सो दिस ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GST, ग्लोबल स्टॉक टेक, क्योंकि पहला अभी हो रहा है और हर 5 सालों में किया जाएगा। पेरिस अग्रीमेंट के अंडर आता है। पर्पस क्या है? अब आपको पता है पेरिस अग्रीमेंट का टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है बाय 2100। तो जो हम कंट्रीज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इंडिया ने NDCs दिए ताकि हम 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, ठीक है, चाइना ने दिए, टर्की ने दिए, सब कंट्रीज ने दिए। तो क्या ये NDCs इस टारगेट को अचीव करने में सफल होंगे कि नहीं होंगे, उसका भी तो हिसाब रखना है। तो वो कौन रख रहा है? एक तरह से GST, हर 5 सालों में एक बार होगा ये। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस साल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला GST 2023 में होना था। सो इट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस अंडर पेरिस अग्रीमेंट। इसमें क्या है, देखो, पार्टीज़ NDCs सबमिट करते हैं, जो पार्टीज़ हैं टू UNFCCC वो ये सबमिट करते हैं।
अब उसके बाद ना जो पार्टीज़ हैं दे हैव टू टेक अ ग्लोबल स्टॉक टेक। अब जैसे इंडिविजुअल कंट्रीज़ ने अपने NDCs कर दिए, लेकिन ग्लोबली क्या वो सफिशिएंट है? सबके NDCs क्या सफिशिएंट हैं टू अचीव द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट? दैट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ GST। ठीक है, तो और ये हर 5 सालों में किया जाएगा स्टार्टिंग 2023। Then next question is regarding biofuels. Biofuel, dual fuel and flex fuel vehicles, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली है बाईफ्यूल व्हीकल का मतलब है कि इंजन कुड रन ऑन आइदर फ्यूल सेपरेटली। जैसे अगर आप पेट्रोल ले रहे हो और आप बायोफ्यूल या इथेनॉल ले रहे हो तो इंजन सेपरेटली पेट्रोल पे रन होगा या फिर इथेनॉल पे रन होगा सेपरेटली। डुअल फ्यूल का मतलब है कि पेट्रोल और इथेनॉल पे इकट्ठे रन हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। दिस माइट बी रॉन्ग, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं? दे आर केपेबल ऑफ रनिंग ऑन आइदर पेट्रोल और इथेनॉल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी अभी बना है, बायोफ्यूल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्वेश्चन आ सकता है इस साल। सो आप मार्क करिए इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। तो बाईफ्यूल व्हीकल का मतलब यही है कि आपके पास ना जो इंजन है वो एक ही फ्यूल पे रन करता है, या पेट्रोल या इथेनॉल, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते हो, दैट इज बाईफ्यूल। डुअल फ्यूल का मतलब है कि आप दोनों फ्यूल्स को ना मिक्स कर सकते हो, जैसे E85 मतलब कि 85% इथेनॉल है और बाकी पेट्रोल है, या E15 और बाकी पेट्रोल, ठीक है, या E50 या बाकी पेट्रोल, या सिर्फ इथेनॉल या सिर्फ पेट्रोल। डुअल फ्यूल में कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, आप दोनों को ना ऐसे जो भी आप फ्यूल मिक्सचर डालते हो डुअल फ्यूल में, उसके हिसाब से वो एफिशिएंट रनिंग कर लेता है, दैट इज़ द पर्पस, ठीक है। वेयर इज बाई फ्यूल में क्या होता है, जो इंजन है ना दैट इज केपेबल ऑफ स्विचिंग बिटवीन द 2 फ्यूल्स, ठीक है। तो बट एक टाइम पे एक ही फ्यूल होगा उसमें, बाई फ्यूल में, ये फ़र्क है। देखने में दोनों सेम लगते हैं, डुअल फ्यूल बाई फ्यूल, बट ये डिफरेंस है। और जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है ना दैट इज ऑल्सो योर ड्यूल फ्यूल व्हीकल्स, मतलब FFVs और DFVs आर सेम। और ये सबसे ज़्यादा ना ब्राज़ील में यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो ब्राज़ील के पास टेक्नोलॉजी है, ब्राज़ील से हम सीख सकते हैं। अब अगर हम इथेनॉल की या बायोफ्यूल की बात करें ना तो उसमें लेस एनर्जी होती है कंपेयर टू पेट्रोल, लेकिन जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना दैट कैन बी at par. The energy contained in the fuel can be at par because we are using advanced technologies. Then FFVs और dual fuel vehicles they are affordable because उनकी ना माइलेज भी कम है, लेकिन उनकी ना अपफ्रंट कॉस्ट कम है, ठीक है। तो FFVs उस तरह से वो है। और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को ना हम हाइब्रिड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड में क्या होता है, आपके पास पेट्रोल होता है और आपके पास बैटरी पावर्ड कार्स होती हैं, है ना, राइट। हाइब्रिड में ये होता है ना। अब पेट्रोल में आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल में यू कैन हैव पेट्रोल प्लस इथेनॉल, सो दीज आर फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक। so this is so most important part is to ease the confusion between dual fuel and biofuel। और जो डुअल फ्यूल है उन्हीं को फ्लेक्स फ्यूल कहा जाता है और ब्राज़ील में ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ GBA? इंडिया, ब्राज़ील, USA, रशिया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में मैंने अभी एक फ्यू मिनट सीरीज़ भी बनाया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ इंडिया, ब्राज़ील एंड रशिया। Now, India, Brazil and Russia, 3 countries, they contribute 85% of the global biofuel production and the consumption of biofuel. तो तीनों में प्रोड्यूस भी बहुत होता है और कंज्यूम भी बहुत होता है। और ये तीनों क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ना 19 countries, both G20 and non-G20 and 12 organizations have joined this alliance because ये G20 के साइडलाइंस में अनाउंस की इंडिया, ब्राज़ील और USA ने। तो G20 कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ने और नॉन G20 कंट्रीज़ ने भी इसको ज्वाइन किया, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कौन सी कंट्रीज़ ने नहीं ज्वाइन किया, चाइना ने नहीं किया,
एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग लाइक सऊदी अरेबिया एंड रशिया, क्योंकि वो तो फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वो क्यों प्रमोट करेंगे बायोफ्यूल अलायंस को, ठीक है। तो चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, दे डिड नॉट endorse it, they did not participate in it and they are not part of the alliance. तो फाउंडिंग मेंबर तो दूर की बात है, रशिया तो अलायंस का पार्ट भी नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर है इंडिया, यूएसए एंड ब्राज़ील, दैट इज सी। फिर नेक्स्ट इज अचानक कमार टाइगर रिजर्व, ये भी डाउन टू अर्थ में आर्टिकल था, न्यूज़ में था। So I took the Achanak Kamar Tiger Reserve out of it. Now we have 3 statements. It is located in Chhattisgarh. It shares a border with Kanha National Park in Madhya Pradesh. Maniari River flows right from the center of this reserve, which is the forest's lifeline. Again 3 statements है, आपको बताना है कौन सी सही है, आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अब इसका जो आंसर है दैट इज ऑल्सो ऑल 1, 2 and 3। अब देखो जो अचानक कमार टाइगर रिजर्व है ना, वो छत्तीसगढ़ में जस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश लोकेटेड है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूज अचानक कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश बोथ। इनफैक्ट ये ना ऐसा माना जाता है कि अमरकंटक के बहुत पास है, एंड अमरकंटक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर सोन एंड नर्मदा। देन इस रिजर्व से मनियारी रिवर फ्लो करता है। देखो जितने भी टाइगर रिजर्व्स है ना कोई रिवर या स्ट्रीम या ट्रिब्यूटरी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लो ज़रूर करती है, ठीक है। तो आपको ना कोशिश करनी है, जो भी आप टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आता है ना, एटलीस्ट उसका रिवर याद कर लो, ताकि लास्ट में ना बहुत बड़ी लिस्ट ना हो जो आपको याद करनी है, लास्ट में नहीं याद होता, धीरे धीरे याद होगा। और दूसरी चीज़ है, ये कान्हा के तो बॉर्डर पे है, कान्हा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और कान्हा बंधवगढ़ जो रिजर्व का पूरा कॉरिडोर है ना, वो का उसका पार्ट है, मतलब कान्हा बंधवगढ़ कान्हा एंड योर अचानक कमार टाइगर रिजर्व, ठीक है। और अगर वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, सल ट्रीज, बैम्बू ट्रीज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। सो अगेन छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मनियारी रिवर पार्ट ऑफ द अमरकंटक अचानक कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अमरकंटक के पास है, जिससे सोन और नर्मदा रिवर निकलते हैं, यहाँ से मनियारी रिवर निकलता है। देन दिस इज अ PYQ रेफरेंस टू नीम ट्री। अब ये भी ना बायोफ्यूल्स आता था, तो आई थॉट आई इंक्लूड दिस ऑल्सो। So the question is, neem oil is used as a pesticide to control the proliferation of subspecies of insects and mites. Neem seeds are used in the manufacture of biofuel and hospital detergents. Neem oil has applications in pharmaceutical industry. Again correct पूछा है, you can mark your answers and see if it is correct or not. अब इसका आंसर है 1 and 3। देखो जो नीम ऑयल है ना, आपने सुना होगा पेस्टिसाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो नीम है ना, इट बिलोंग्स टू महागनी फैमिली, इसको ना मार्गोसा, नीम ट्री, इंडियन लाइलैक, बहुत सारे नाम हैं, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है। और नीम ऑयल कैसे बनता है, इसका जो फ्रूट और सीड है ना, उसको पीस के नीम ऑयल बनता है, ठीक है। मार्गोसा मतलब नीम सीड्स। अब जो नीम की सीड्स होती है ना, उनको ग्राउंड कर दिया जाता है, देन इट इज स्प्रेड ऑन द क्रॉप एंड इट एक्ट्स एज ए पेस्टिसाइड। और ऐसा माना जाता है कि आपको ना रिपीटेडली इसको स्प्रे करना है। अब ये ना डायरेक्टली पेस्ट को नहीं मारता, इंसेक्ट्स को नहीं मारता, ये क्या करता है, एग नहीं ले करने देता उनको, ताकि वो फर्दर रिप्रोड्यूस ना करें, एंटी फीडेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ों से ऐसा नहीं है कि आपने नीम ऑयल को करा और एनिमल्स मर गए, बट वो एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते, वो खाना नहीं खा पाते, तो धीरे धीरे वो मर जाते। तो सीड्स को पीस के ना एज अ पेस्टिसाइड यूज़ होता है। और लास्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ना स्किन ट्रबल्स और रूमेटिज्म आर्थराइटिस की एक प्रॉब्लम, मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, रूमेटिक आर्थराइटिस उसको बोला जाता है। बोन्स की, जॉइंट्स की, टेंडन्स की, लिगामेंट्स की, उनकी प्रॉब्लम होती है, उसमें ना यूज़ होते हैं नीम के प्रोडक्ट्स। तो जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट थी ना बायोफ्यूल्स, वो गलत है, पहली और तीसरी सही है। बट ना जो नीम है ना, अगर आप इसको ज़्यादा खा लो ना, तो इट कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक, इट कैन कॉज लिवर डैमेज, ठीक है। तो नीम ऑयल एज सच नहीं खाते, प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं वो यूज़ होते हैं, एंड दे हैव टू बी यूज वेरी वेरी जुडिशियसली।
ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। डू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5 इन द डाउट्स, राइट, इन द कमेंट्स बिलो। एंड लास्टली हमारा मेंस आंसर राइटिंग इज़ ऑल्सो लाइव। तो अगर आप देखो अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है। और मेंस की तैयारी ना, कंटेंट पढ़ना एक तरफ है, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे यू आर नॉट मेंस रेडी। और प्री इतना डाइसी हो गया है कि अगर आपका प्री क्लियर होता है यू डोंट वांट टू गिव अवे दैट अटेम्प्ट जस्ट लाइक दैट। यू हैव टू बी मेंस रेडी। और उसको होने करने का एकमात्र जो तरीका है वो है अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो ऑप्शनल की हो। सो डू दैट। एंड लास्टली हमारा प्रीलिम्स के लिए ना एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हर रोज़ डिस्कस होते हैं। एंड इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। दिस ग्रुप इज डेडिकेटेड टू completely to prelims 2024. That was all from my side. Any issues, any concern, you can write in the comments below. Thank you. Have a good night.